जय हिंद। कोशिका यानी ह्यूमन सेल के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम आपको कोशिका के अंदर के कुल 11 पार्ट बता दिए थे, जिसमें जीव द्रव्य तक हम पढ़ाकर छोड़े थे। आज हम उसके आगे यानी 12वां टॉपिक से शुरू करेंगे। तो इस पार्ट में हम आपको थोड़ा पहले वाले पार्ट का रिवाइज करा देते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, वरना सेकेंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए थे, श्वसन का काम करता है, क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम आपको बता दिए थे, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। बड़े जीवों में 70-80S जो नहीं दिखाई देते हैं आंख से, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उन्हें 70S राइबोसोम पाया जाता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम कर रहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर शक्ति दे रहा था, कंकाल का काम कर रहा था। वैक्यूल्स जल को सोख रहा था, जंतुओं में छोटा, पेड़ पौधों में बड़ा। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम कोशिका के आत्मत्यागी थैली। सेंट्रोसोम बता दिए थे, कोशिका का विभाजन करता है। न्यूक्लियस पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। जो इस न्यूक्लियस में द्रव भरा रहता है उस द्रव को कहते हैं केंद्रिका द्रव, और जो पूरी कोशिका में द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को मिला दीजिएगा तो दोनों द्रव को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं। ये हम 11 तो पॉइंट आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। अब पार्ट 2 में हम आपको 12वां टॉपिक सिलिया और फ्लैजेला समझाते हैं। देखिए, सिलिया और फ्लैजेला क्या होता है। पहली बात कि एकदम नोट डाउन करके रखिए कि सिलिया और फ्लैजेला केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। सिलिया फ्लैजेला एक बाल के समान यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। ये आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। ये बाल के समान संरचना होती है। ये क्या करती है, तो ये कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती है, कोशिका को मोशन प्रदान करती है। सिलिया और फ्लैजेला ये पौधों में नहीं पाया जाता है। अगर किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में है तो उसे वो चूस लेती है, इसी बाल के माध्यम से खींच लेती है। अतः सिलिया और फ्लैजेला फीडिंग का भी काम करता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है, मोशन एंड फीडिंग यानी अवशोषण का काम करता है। अब ये जो बाल जो संरचना होती है, बड़े बाल को हम कहते हैं फ्लैजेला और छोटे साइज के बाल को हम कहते हैं सिलिया। यही कोशिका में गति का काम करते हैं। सब समझ में गया। यही सिलिया और फ्लैजेला स्पर्म को शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये सिलिया और फ्लैजेला समझ में आ गया। प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला बड़ा होता है। अब हम समझते हैं 13वां पॉइंट कि लवक यानी प्लास्टिड किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, लवक या प्लास्टिड क्या होता है। कहेगा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो वो न्यूक्लियस है। और कहेगा कि पादप यानी पेड़ पौधे के यानी प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो प्लास्टिड यानी लवक होता है। यह ओनली प्लांट में पाया जाता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब ये जो लवक होता है, यह लवक 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। तो चलिए हम सारे प्रकार को समझते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। हर एक लवक के लास्ट में प्लास्ट लगा रहेगा। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब होता है लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। नाम से स्पष्ट है, हरे रंग का होता है, पत्तियों में पाया जाता है, हालांकि तना भी हरा होता है। और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है कि ऊर्जा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। ये इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण नाम के चैप्टर में। तो अभी मेन कोशिका पे ध्यान दीजिए। तो लवक यानी प्लास्टिड की पहला प्रकार कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये पत्ती एवं तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है। समझ गए। इस लवक का जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। अ मतलब नहीं, वर्णित मतलब कलर। यह किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान नहीं करता। जैसे ये हरा रंग दे रहा था, ये रंग नहीं देता है। ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली जड़ यानी मूल में उसके पाया जाता है। क्या करता है, तो ये भोजन जो क्लोरोप्लास्ट ने जो भोजन बनाया है उस भोजन को ये क्या करता है, स्टोर यानी संग्रहित कर लेता है कि आपातकाल में हम इसे खाएंगे। यानी अगर पेड़ पौधों के लिए कभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन मतलब पेड़ पौधों के लिए पतझड़ जो है, उस समय ये उस संग्रहित भोजन को खाता है। तो कहेगा कि भोजन संग्रह कौन करता है, तो वो करता है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। समझ में आ गया। अब लवक यानी प्लास्टिड का जो तीसरा प्रकार होता है, जो उसका तीसरा पार्ट होता है, उसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमो मतलब होता है रंग, प्लास्ट मतलब होता है लवक, यानी वर्णित लवक। ये इसका काम क्या है, न यह भोजन बनाएगा और न ही यह भोजन संग्रहित करेगा। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, संग्रहित करेगा ल्यूकोप्लास्ट। अब उस संग्रहित भोजन को रंग प्रदान करेगा। भोजन दो जगह एक्चुअली संग्रहित रहते हैं, या फल के रूप में रहते हैं, तना के रूप में, और एक तीसरा पार्ट समझेंगे तो वो फलों के रूप में, तना के रूप में, जड़ के रूप में ही क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। तो ये भोजन बनाया, ये संग्रहित किया और ये उसको रंग प्रदान कर देता है। तो कहेगा क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। अब इसमें बड़ा फेमस आप सुने होंगे, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। तो ये क्या हो गया बाबू, क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया आपको। जंतु में सबसे बड़ा कोशिका का अंग न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और पेड़ पौधों में सबसे बड़ा प्लास्टिड। कितने प्रकार का, 3। भोजन बनाया क्लोरोप्लास्ट, उसको स्टोर करके रख लिया ल्यूकोप्लास्ट, उसको रंग दे दिया क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया। अब 14वां हम समझाते हैं, आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, पीडीएफ का लिंक आप उसमें से भी ले सकते हैं। अब देख लिए आप। अब हम लोग समझते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखिए पहला तो हमारा शरीर की कोशिका इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं है। आप अगर एक सुई से, अगर इसे सुई के नोक पे निकालेंगे तो उसमें 8-10 कोशिका आ जाएंगी सब। तो एक छोटी सी कोशिका को आप लीजिएगा, एकदम कोशिका, उसको जूम करिएगा, तब आपको उस कोशिका के अंदर की ये सब अंग दिखाई देंगे। अब उस अंग में से एक अंग मिलेगा आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इस न्यूक्लियस को निकालिए और इस न्यूक्लियस को जब फाड़िएगा ना, तो इसमें इसी संरचना के आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी संरचना को, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। अब आपसे कहेगा क्रोमोसोम उपस्थित कहाँ रहता है, तो कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। कितने रहते हैं, तो 46 रहते हैं। कितने रहेंगे, 46। जोड़ा में कहेगा तो 23 जोड़ा। अब बात आता है कि इस क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा। इस क्रोमोसोम को इसे खखोर खखोर के इसको फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो उसमें निकलेगा डीएनए, आरएनए और जीन। ये एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम आपको डीएनए, आरएनए और जीन पर। तो इतना समझ में आ गया। कोशिका में से क्या निकालेंगे, पहले केंद्रक, और केंद्रक में से क्या निकालेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। देखिए अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये ससुरा, ये क्रोमोसोम करता क्या है, और दूसरा कि इसको हम जोड़ा में क्यों लिखे हैं। भैया 46 है तो ठीक है, फिर यहाँ हम ब्रैकेट में जोड़ा में क्यों लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए, यही क्रोमोसोम हमारे पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, यही क्रोमोसोम हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जोड़ा में क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादातर चीज जोड़ा में है। देखिए एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, जोड़ा है कि नहीं। आंख जोड़ा है, नाक में भी 2 हिस्सा है, जबड़ा भी जोड़ा है, कान भी जोड़ा है, पैर भी जोड़ा है, लंग्स भी जोड़ा है, किडनी भी जोड़ा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बॉडी के हैं वो जोड़ा में है, सिमेट्रिक है। इसलिए क्रोमोसोम को भी जोड़ा में दर्शाया जाता है। कितने जोड़े हैं, 23 जोड़ा। संख्या में पूछेगा तो 46 जोड़ा, सॉरी 46। अब ये मेल में देखेंगे तो मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46। अरे भाई मानव, लड़की भी मानव है, लड़का भी मानव है। मेल में जो होता है 44 + 2 46, मेल में भी 44 + 2 यानी 46। लेकिन देखिए इस 2 वाले का अंतर होता है। जैसे ये 2 जो होता है ना, मेल में रहेगा एक ठो एक्स रहेगा, एक ठो वाई रहेगा, तो मिला के तो 2 हो ही गया। फीमेल में जो रहेगा ना, दोनों एक के टाइप का रहेगा, एक्स एक्स, तो ये भी तो 2 हो गया, तो 46 हो गए सब। तो देखिए मेल और फीमेल का ये 44 जो है फीमेल में, वही मेल में भी है। इसलिए मेल और फीमेल का 90% स्ट्रक्चर सेम रहता है। मेल का किडनी फीमेल में लग सकता है, मेल का हार्ट निकाल के फीमेल में लग सकता है। मेल और फीमेल की संरचना 95% सेम है। बस जो अंतर आता है वो इसी दोनों की वजह से आता है, वो भी उनके जनन अंगों में जो अंतर आते हैं वो, तो वो किसके वजह से हो जाते हैं, इसी 2 क्रोमोसोम की वजह से। तो कहेगा कि मेल में क्या होगा, तो एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होगा, एक्स और एक्स। इसके बारे में देखिए, ये जो 44 है ना, इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम, और ये 2 है इन्हें कहते हैं ऑलोसोम। इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे
अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, और वहाँ समझाएंगे लड़का लड़की कैसे बनते हैं, कैसे कोई हिजड़ा यानी किन्नर हो जाता है, जुड़वा कैसे पैदा हो जाते हैं, वहाँ हम इस चीज़ को समझाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, गुणसूत्र आप समझ गए होंगे, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। जोड़ा में क्यों दर्शाया जाता है आप समझ गए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में PDF है बाबू, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। आप कमेंट कर रहे हैं कि सर PDF नहीं मिल रहा है, PDF नहीं मिल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ PDF दिखा हुआ है, आप वहाँ से PDF लीजिए। अगर यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तब अब आगे हम समझते हैं इसके आगे। देखिए, अब आप कोशिका में सुने होंगे कि कोशिका को कई लोग कहते हैं कि सबसे छोटा अंग है, ये गलत है। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है। अगर कोशिका सबसे छोटा अंग होता, सेल सब स्मॉलेस्ट पार्ट होता, तो फिर तो उसके अंदर केंद्रक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है, सब ये ना छोटे हैं सब। कोशिका सबसे छोटा तो आपका राइबोसोम होगा। अगर कोई कहता है कि कोशिका सबसे छोटा अंग है तो गलत है। कोशिका जो होता है वो सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट होती है। अब ये सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई क्या है भैया, अब ये यूनिट में प्रॉब्लम आ जाएगा। यूनिट किसके कहेंगे, किसे कहेंगे इकाई क्या है? तो देखिए, शरीर का सबसे छोटा इकाई का मतलब होता है कि शरीर में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे के सारे चीज़ों को कौन सा ऐसा पार्ट है जो अकेले कर सकता है। तो शरीर का सबसे छोटा उस पार्ट को बताइए जो हर एक काम अकेले कर सकता है, जो हर एक काम अकेले कर सकता है, उसी क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब आप बताइए, दिल जो है केवल धड़केगा, सांस थोड़ी ले सकता है। लीवर एब्जॉर्प्शन करेगा, लीवर को कह दीजिए प्रोटीन बनाने के लिए, बनाएगा नहीं बनाएगा। तब वैज्ञानिक दिमाग लगाए सब कि सबसे छोटा पार्ट पता करो जो सारे काम को कर सकता है। तब मिला कोशिका यानी सेल। यह सेल अपना सारा काम खुद कर सकता है। ऊर्जा बना लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, प्रोटीन बना देगा राइबोसोम के द्वारा, परिवहन कर देगा गोल्जी बॉडी द्वारा, अपने को मजबूती दे देगा ER के द्वारा, जल को रोक लेगा वैक्यूल्स द्वारा, अपने अंदर पाचन और सफाई कर लेगा लाइसोसोम द्वारा, खुद के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेगा, पुनर्निर्माण कर लेगा सेंट्रोसोम के द्वारा, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, इसका खुद का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ये बना लेगा। तो ये सारा काम खुद कर सकता है। इससे छोटा कोई दूसरा अंग जरूर है सब, लेकिन वो अंग सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे छोटी इकाई कोशिका। अब जैसे राइबोसोम को ही ले लीजिए, सबसे छोटा अंग राइबोसोम, लेकिन क्या राइबोसोम ऊर्जा बना सकता है? नहीं। ऊर्जा जब भी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन कर सकता है? नहीं। जब भी करेगा तो सेंट्रोसोम करेगा। तो वह सबसे छोटा अंग जो सभी कार्यों को कर सकता है उसी को कहते हैं इकाई, यानी यूनिट कहते हैं। तो इस शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई बाबू? तो वो हो गई कोशिका। लेकिन कोई कहता है कि सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो उसके मुंह पे ये वाला वीडियो मार दीजिएगा कि भैया सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अभी आगे समझाते हैं आपको कोशिकाओं के प्रकार। देखिए, बहुत से लड़कों को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा चीज प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन सा चीज एनिमल सेल में पाया जाता है, और कौन सा चीज दोनों में पाया जाता है। तो एक सिंगल स्लाइड इसको देखिए, इसमें आपको हर एक चीज दूर हो जाएगा। जो प्लांट जो केवल एनिमल यानी जंतुओं में पाया जाता है इधर लिख दिए इस सर्किल में, जो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है इधर है, जो दोनों में है उसको ग्रीन लाइन के अंदर रख दिए। ये बाबू, जो जंतु यानी एनिमल सेल होता है ना, वो छोटा होता है और उसका आकार गोल होता है, छोटा और उसका आकार गोल होगा। और जो पादप कोशिका होती है वो बड़ा होती है और चपटी चौकोर आकार की होती है, उसका आकार चौकोर होता है। जो जंतु की कोशिका होती है उसका जो वैक्यूल्स होता है, जो जल रखने के लिए वैक्यूल्स होता है, वो छोटा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं का जो वैक्यूल्स होता है जल रखने के लिए वो बहुत ही बड़े साइज का होता है। तो ध्यान से देखिए, ये तीन चीज ऐसी हैं जो इसमें है और इसमें भी है, बस थोड़ा सा का अंतर है। जैसे ये छोटा, ये बड़ा, ये गोल, ये चौकोर, इसका वैक्यूल छोटा, इसका वैक्यूल बड़ा। अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, वो हो गया सिलिया और फ्लैजेला। हम आपको बताए थे कोशिका के बाहर जो बाल समान संरचना होती है उसे सिलिया और फ्लैजेला कहते हैं। और साथ ही साथ लाइसोसोम, लाइसोसोम केवल जंतु यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है, पादप सेल में नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया? इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आ गया? अब कुछ ऐसे चीज देखते हैं जो केवल पादप यानी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। जैसे सेलवाल कोशिका भित्ति आपको पढ़ा दिए हैं, ये सेलुलोज का होता है। दूसरा प्लास्टिड, केवल और केवल प्लास्टिड किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में।
में। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण जो प्लास्टिड होता है वो कौन सा प्लास्टिड होता है बाबू? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो भोजन बनाता है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट यानी पौधों में पाया जाएगा। और ये 3 चीज केवल एनिमल में पाया जाएगा। और ये जो 3 चीज है ये हल्का सा चेंजिंग है इसमें। अब हम देखते हैं कि वह कौन सा चीज है जो दोनों में ही पाया जाता है। तो पहला हो गया कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। भैया कोशिका के सभी अंग पहले एक झिल्ली में रखना पड़ेगा ना, तो कोशिका झिल्ली हो गई, वो दोनों में हो गई। कोशिका को ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, वो दोनों में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए कि नहीं? प्रोटीन वृद्धि का काम करता है, शरीर को बढ़ाता है, तो दोनों की वृद्धि चाहिए। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम, तो दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम? तो ATS, क्योंकि ये बड़ा वाला राइबोसोम होता है, तो ATS। अब आप बताइए ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, तो ER किस में पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। अब गोल्जी बॉडी परिवहन करना जरूरी है कि नहीं है? जहां घट गया वहां लेके जाना, तो गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो कोशिका को कंट्रोल करके रखता है वो दोनों में पाया जाएगा। समझ में गया? सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है, जो कोशिका का विभाजन करता है। लेकिन सेंट्रोसोम में एक चीज ध्यान से रख समझिएगा, सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल में पाया जाता है, लेकिन केवल और केवल छोटे ही पौधों में सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करती है। बड़े साइज के पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम द्वारा न करके वह कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। हालांकि अगर कहेगा सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है या नहीं, तब आप कहिएगा कि पाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये आप इसमें ये समानता हो गई, ये केवल एनिमल में, ये केवल प्लांट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए अब कोशिका के प्रकार के बारे में समझते हैं। कोशिका को हम लोग बेसिकली 2 प्रकार के बांटते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यह कोशिका सबको प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। यह आकार में इतनी छोटी होती है कि इसे जूम करके देखना पड़ेगा आपको माइक्रोस्कोप से। इस कोशिका के अंदर केवल जो मुख्य अंग हैं बस वही पाए जाते हैं, न कि सारे अंग पाए जाते हैं। 3-4 मुख्य अंग पाए जाएंगे, बाकी नहीं पाए जाते हैं इन कोशिकाओं में। इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटी होती हैं ये कोशिकाएं। इसका एग्जाम्पल नील हरित शैवाल, छोटे आकार का शैवाल होता है, नील हरित शैवाल होता है। तो ये आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये पूरी तरह से विकसित होती हैं, ये बहुत बड़े जीवों में पाई जाती है। अब इसका 2 भाग हो जाता है, एक होता है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। इन दोनों में हम आपको अंतर पूरी अच्छे तरह से समझा दिए हैं। अब हम आपको मेन अंतर समझाएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। तो पहले ये बताइए आप लोग क्या हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? है भाई यूकैरियोटिक होंगे। इसको कैसे याद रखिएगा? यू 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 यानी सब लोग, यू ऐसे आदमी कहते हैं ना, यू स्टैंड अप ऐसे, तो यू इसे याद रखिएगा हम सब ऐसे यू। तो यू से हो गया यूकैरियोटिक, इधर हो गया प्रोकैरियोटिक। हम आपको यूकैरियोटिक पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर भी स्पष्ट करके। समझ में आया ना? अब हम बस आपको यहाँ दोनों में अंतर करा देंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग मेन अंतर समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। देखिए बहुत का अंतर नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें ससुरा में कुछ होता ही नहीं है। अब जो यूकैरियोटिक होती है पूरी तरह विकसित होता है, सभी अंग होते हैं। तो चलिए अंतर समझते हैं। प्रोकैरियोटिक बहुत ही छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक बड़ी होती है। तो एक तरह का अंतर भी एक तरह का हल्का सा अंतर है, ये छोटा ये बड़ा। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इनमें जो केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, वो अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो पूरी तरह विकसित होता है, उनका केंद्रक पूरा विकसित होता है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो हमारा जो यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, ये न्यूक्लियस एक कवर द्वारा ढका हुआ है,
लेकिन ये ससुरा प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है ना, इसे छितराया हुआ रहता है, ऐसे छितरा गया है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना सब सामान है ना, उसी में पूरा कोशिका में इसे घूम रहा है। तो वही कहते हैं कि इसमें ना नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पर किसी भी प्रकार का लिफाफा यानी खोल नहीं होता है। जबकि हम लोग जो विकसित कोशिका वाले हैं, हमारी कोशिका के बाहर एनवेलप यानी एक लिफाफा पाया जाता है, जिससे कि कोशिका के अंदर की चीज बाहर नहीं जा पाते हैं। समझ में आ गया? दूसरा अंतर समझिए, इनमें जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य से होता है, जीव द्रव्य से, और हमारे में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। हम लोग में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है, लेकिन इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो जीव द्रव्य, आप बताइए जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। वो उस लिक्विड से ही सांस ले लेता है, जबकि हम लोग जो श्वसन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। तो इनमें श्वसन जीव द्रव्य से, हम लोग में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। अब कुछ समानता समझिए जो दोनों में समानता है। दोनों में डीएनए होता है, दोनों में जीव द्रव्य होता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकते हैं, यूकैरियोटिक भी। क्योंकि यूकैरियोटिक दो भाग में, एनिमल और प्लांट। तो एनिमल वाला प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, लेकिन प्लांट वाला तो कर देगा। तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली तो जेन्युइन है भाई, कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा तो सब कोशिका के अंदर की चीज बाहर चले जाएंगे। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में भी कोशिका भित्ति और यूकैरियोटिक में भी। क्योंकि यूकैरियोटिक का जो जंतु वाला होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यूकैरियोटिक का जो पादप वाला भाग है उसमें तो कोशिका भित्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल दोनों में होता है। यूकैरियोटिक का सेल वॉल सेलुलोज का होता है, और प्रोकैरियोटिक का जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगला समझिए, प्रोटीन जरूरत है भैया, प्रोटीन रहेगा तभी तो विकास करेंगे। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, दोनों में होता है। लेकिन हम लोग में बड़े हैं, चाहे वो जंतु हो या पादप, दोनों यूकैरियोटिक में आता है। दोनों में राइबोसोम होता है, लेकिन वो 80S का होता है, और इनमें क्या होता है? 70S का होता है। समझ में आ गया? तो इतने में खत्म हो जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए ऊर्जा नहीं होती है, जहां पड़ा रहेगा वहीं रह जाएगा। बॉडी नहीं पाई जाती है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक में हर एक चीज पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक में यही थोड़ा सा पाया जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये सिलिया फ्लैजिला वाला पार्ट। यानी इसमें ना बहुत कम चीज पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा चीज पाया जाता है। अब एक बात बनाइए, अब आपसे कोई पूछ दे कि जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन का जो टाइमिंग है किस में ज्यादा लगेगा? प्रोकैरियोटिक ज्यादा समय में रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब कोशिका विभाजन, की यूकैरियोटिक? तो सबसे जल्दी कोशिका विभाजन यानी रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? प्रोकैरियोटिक। ससुरा में ये क्या चीज है? थोड़ा थोड़ा सा चीज है, सिलिया फ्लैजिला, डीएनए बनाया, धड़ से एक ठो बना दिया। और हम लोग की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, दुनिया भर का चीज बनेगा। बनते बनते टाइम लगेगा। इन ससुरों में कुछ है नहीं है, धड़ाधड़ फोटोकॉपी होकर निकल जाएगा सर। इसलिए इन लोगों में रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु, ये सब टाइप की चीज होते हैं, बीमारी बहुत तेज फैला देते हैं, तुरंत रिप्रोडक्शन कर देते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को? प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है? दोनों में इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें बहुत कम पाया जाता है। समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक समझेंगे कि डीएनए, आरएनए, इस सब के बारे में।